इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड वेव प्रोपगेशन के सिलेबस में इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और एंटीना का सिलेबस, दो सिलेबस कंबाइन किया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड वेव प्रोपगेशन के सिलेबस में पहले यूनिट में हम लोग देखेंगे, पहली यूनिट में देखेंगे वेक्टर कैलकुलस, एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरी यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। तो दूसरी यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड डिस्कस किया जाएगा। पहली यूनिट की नॉलेज होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को डिस्कस किया जा सकता है। फिर तीसरी यूनिट में देखेंगे एंटीना बेसिक्स। इसमें एंटीना के पैरामीटर्स और उनके डेफिनेशंस, तीसरी यूनिट में एंटीना से रिलेटेड डेफिनेशंस और उनके बेसिक पैरामीटर डिस्कस किया जाएगा। फोर्थ यूनिट में हम लोग देखेंगे एंटीना डिजाइन। एंटीना डिजाइन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनास, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, λ/2 वेवलेंथ एंटीना, ये सारे एंटीना डिस्कस किए जाएंगे। और लास्ट यूनिट में हम लोग देखेंगे वेव प्रोपगेशन। तो ये दो यूनिट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का, और एप्लीकेशन है एंटीना में ईएमएफटी का, और उसके बाद वेव प्रोपगेशन एक अलग यूनिट है। तो इस तरीके से चैप्टर को डिवाइड किया गया है नए सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड वेव प्रोपगेशन में। तो पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस का डिस्कशन हो जाने के बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। बेसिकली हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या 3 डायमेंशनल सिस्टम हमें पहले से पता होता है, लेकिन हमें इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एम्फेसाइज करना है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर के बारे में जानेंगे। इसमें देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पता है, स्केलर क्वांटिटीज द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे किसी मटेरियल का मास हो गया, तो अगर मास को इंडिकेट करना है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। या डिस्टेंस हो गया, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी, किन्हीं दो स्टेशंस के बीच की दूरी, किन्हीं दो डेस्टिनेशंस के बीच की दूरी बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। या किसी, जबकि
अगर हम करंट हो गया, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेक्टर को तो स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्ट लिख दिया जाता है, जैसे मास लिखना हुआ तो मास को डायरेक्ट लिख दिया गया 5 kg। इसमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है स्केलर क्वांटिटीज को। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज में अगर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है। जैसे वेलोसिटी हो गई, अगर किसी कार की वेलोसिटी देखना है, अगर किसी कार की वेलोसिटी देखना है तो हमें वेलोसिटी में अगर हम लिखते हैं 33 किलोमीटर पर आवर, तो इसके साथ हमें अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो 33 किलोमीटर पर आवर के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन या एनी अदर डायरेक्शन। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंट कैसे किया जाए वेक्टर क्वांटिटीज को? मान लिया कोई वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड है 51, तो मैग्नीट्यूड के साथ हमें ऐसा क्या जोड़ना है जिससे डायरेक्शन भी पता चल जाए? तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी से इस स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट कंसीडर करना पड़ा। यूनिट वेक्टर मींस ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शन तो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। तो अगर हम इस स्केलर क्वांटिटी में किसी ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और हमें डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। तो इसलिए एक ऐसा वेक्टर कंसीडर करना पड़ा जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटरी है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर हमें दिखाना हुआ वेक्टर फॉर्म में इस वेक्टर आर को, तो हम इसके साथ एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे जनरली आई कैप, जे कैप या के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, स्केलर क्वांटिटीज में और वेक्टर क्वांटिटीज में, वो डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो जनरली जो डेफिनेशन है वो वेक्टर क्वांटिटीज का यही कहा जाता है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दैट क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। लेकिन डायरेक्शन, अब जैसे करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट में मैग्नीट्यूड तो हम लिखते हैं, जैसे मान लिया 5 एम्पीयर करंट है, लेकिन जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं तो करंट की डायरेक्शन को भी शो करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि करंट में तो डायरेक्शन भी है, सबको पता है करंट का जो फ्लो होगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो अगर करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब करंट में डायरेक्शन होना चाहिए। तो करंट में कंफ्यूजन है कि करंट में डायरेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करंट स्केलर क्वांटिटीज है या वेक्टर क्वांटिटीज में आता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के डेफिनेशन को अगर हम पूरा देखें तो उसमें ये लिखा जाता है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड दे फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिनमें डायरेक्शन भी हो और जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हो, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। तो अगर हम करंट को देखें तो करंट को हम सिंपली, जैसे 5 एम्पीयर करंट है, 3 एम्पीयर करंट है, सर्किट में दोनों फ्लो हो रहे हैं, तो सिंपली इनका अलजेब्रिक समेशन किया जाता है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 एम्पीयर, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 एम्पीयर। हमें इनके डायरेक्शन से मतलब नहीं है और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उनमें मैग्नीट्यूड हो, उनमें डायरेक्शन हो और उन क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हो, तब हम उसे कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखेंगे वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, बस रिवाइज करना जरूरी है इसमें। तो वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन करना हो या एडिशन करना हो, दोनों के लिए एक सिंपल लॉ फॉलो करना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन की बात हो रही है, तो मान लिया कोई वेक्टर क्वांटिटी है P। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी हमें पता होगा। एक और वेक्टर क्वांटिटी है Q। P और Q दोनों को ऐड करना है। तो अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को देखा जाए तो ये क्या कहता है कि हमने P को ड्रॉ किया, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर इस वेक्टर का लेंथ हो, इस लाइन की लेंथ होनी चाहिए, ये वेक्टर P। और इसके साथ साथ हम इसके टेल से शुरू करके वेक्टर Q को ड्रॉ करेंगे। जितना उसका मैग्नीट्यूड है, इस एरो की लेंथ उतनी ही होगी जितना वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड है। P और Q को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर की मदद से, इन दोनों वेक्टर के हेल्प से, या इन दोनों लाइन के, इन दोनों एरो के हेल्प से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर P के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेम मैग्नीट्यूड का। तो वेक्टर P के पैरेलल में यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है। ठीक वैसे ही वेक्टर Q का जितना मैग्नीट्यूड है, ठीक उसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे वेक्टर Q के पैरेलल में। और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, मान लिया ये वेक्टर R है, ये P और Q के एडिशन के बराबर होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो P प्लस Q का डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर R जो होगा वो होगा वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो अगर वेक्टर R को देखेंगे तो ये लेंथ जो है, डायगोनल की जो लेंथ है, वो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड होगा। मान लिया सेंटीमीटर स्केल पे लिया गया है और R का मैग्नीट्यूड है 5, तो हम 5 लिखेंगे। और ये जो डायरेक्शन है, साथ में इस डायरेक्शन को भी लिख दिया जाएगा, मान लिया डायरेक्शन n कहते हैं। तो इस तरीके से दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हेल्प से। अब अगर दो वेक्टर P और Q हैं और उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, मान लिया P माइनस Q करना है, तो सपोज हमें P माइनस Q करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस माइनस वेक्टर Q। तो एक वेक्टर हमें P लेना है और दूसरा वेक्टर हमें माइनस Q लेना है, और ठीक इसी तरीके से दोनों वेक्टर को ऐड कर देना है। तो माइनस Q ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, हमने P ड्रा किया जैसे पहले ड्रा किया था, एरो की लेंथ P के मैग्नीट्यूड के बराबर। अब पिछले केस में हमने क्या किया था, जब P प्लस Q करना था तो वेक्टर हमारा Q था इस तरीके से, लेकिन अब हमें Q ड्रा नहीं करना है, हमें माइनस Q ड्रा करना है। तो Q के अपोजिट डायरेक्शन में
माइनस क्यू का डायरेक्शन होगा, क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू का डायरेक्शन होगा, तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्यू को ड्रॉ करेंगे। और सेम जैसे एडिशन में किया गया था, हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। कैसे? वेक्टर ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही P के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इनके डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल की जो लेंथ होगी वो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड बताएगा, और वेक्टर r की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर r का डायरेक्शन, वेक्टर r का जो एंगल होगा वो वेक्टर r के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो इस तरीके से यहां से हम लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हेल्प से हम किसी भी वेक्टर, किन्हीं दो वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, मान लिया कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लिया वेक्टर p को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर p इज इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप प्लस p z k कैप। एक और वेक्टर है q, qx i कैप प्लस qy j कैप प्लस qz k कैप। और अगर p और q को ऐड किया जाए तो हम क्या लिखेंगे? px प्लस qx i कैप प्लस py प्लस qy j कैप प्लस pz प्लस qz k कैप। अगर p और q को सब्ट्रैक्ट किया जाए मीन्स सेम कंपोनेंट वेक्टर के ऐड हो जाएंगे। x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो x के साथ ऐड हो जाएगा, y डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है वो q के y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, और z वाला कंपोनेंट z के साथ ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए q को p से, तो p माइनस q को हम लिखेंगे px माइनस qx i कैप प्लस py माइनस qy j कैप प्लस pz माइनस qz k कैप। तो इस तरीके से वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हेल्प से, या डायरेक्ट इस तरीके से भी ऐड किया जा सकता है, उनका डायरेक्शन दिया हो। तो कुछ रूल्स हैं। अब दो वेक्टर p प्लस q को q प्लस p लिखा जा सकता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, या वेक्टर्स को p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r भी किया जा सकता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखा जाए
तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो वेक्टर को किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और वेक्टर को किसी वेक्टर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इस बेसिस पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ वेक्टर। तो अब अगर वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन आसान है। अगर वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का, अगर स्केलर पॉजिटिव है तो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है तो वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और अगर वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, तो वो दो तरीके से किया जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला वाला केस पहले कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर क्वांटिटी। तो सपोज कोई वेक्टर दिया हुआ है p इज इक्वल टू 5i। एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लिया एक स्केलर क्वांटिटी है x जिसका मैग्नीट्यूड है 5। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में p में, तो सिंपली 5p इज इक्वल टू 25i। मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे मान लिया कोई वेक्टर, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, डायरेक्शन है i के। अगर इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 25 और डायरेक्शन सेम रहेगा i के। अगर इसी वेक्टर क्वांटिटी में, इसी वेक्टर क्वांटिटी p में हम किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं जो नेगेटिव हो, जैसे x इज इक्वल टू -5, तो अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। क्यों? इस माइनस साइन की वजह से। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें p को -5 से, तो -5p लिखेंगे इज इक्वल टू -25i। ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे तो 5i, और जब इसमें -5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, -25i कैप। ये तरीका है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। जब वेक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है अगर स्केलर पॉजिटिव है तो, और अगर स्केलर के साथ माइनस साइन भी लगा हुआ है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा वेक्टर का और मैग्नीट्यूड के साथ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट दो तरीके से होता है। पहला मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट और दूसरा मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट प्रोसीजर है
वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करने का। तो मान लिया कोई वेक्टर p है, एक और वेक्टर है q। अगर p और q का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो इसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन p एंड q। स्पेशली multiplication of p and q is equal to magnitude of p into magnitude of q into cosine of smaller angle between p and q। या ऐसे भी कहा जा सकता है, अगर कोई वेक्टर p है एक और वेक्टर q है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो वेक्टर p और वेक्टर p के साथ वेक्टर q के प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अगर वेक्टर q का प्रोजेक्शन लेंगे हम वेक्टर p पे, तो वो प्रोजेक्शन क्या आएगा, ये प्रोजेक्शन आएगा, ये वेक्टर आएगा q cos थीटा। तो वेक्टर p पे वेक्टर q का प्रोजेक्शन q cos थीटा, तो वेक्टर p और q cos थीटा के मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है वेक्टर p और q का। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर p इंटू वेक्टर q का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर p पे। इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है डॉट प्रोडक्ट को। तो अगर हम इसमें देखें कि अब टर्म आता है इसमें वेक्टर p का मैग्नीट्यूड और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर वेक्टर p को डिनोट किया गया है, अगर वेक्टर p फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू वेक्टर px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, तो वेक्टर p के मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। ठीक, और ऐसे ही अगर q को भी डिनोट किया जाए, वेक्टर q इज इक्वल टू qx i कैप प्लस qy j कैप प्लस qz k कैप, तो वेक्टर q का मैग्नीट्यूड लिखेंगे रूट ऑफ qx स्क्वायर प्लस रूट ऑफ qy स्क्वायर प्लस रूट ऑफ qz स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हमें वेक्टर p और वेक्टर q पता है तो हम वेक्टर p और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं, और उसके साथ उनके बीच का जो एंगल है उसका हम कोसाइन लेके तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अब ये देखने लायक है इसमें कि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिल रही है मॉड ऑफ q, मॉड ऑफ p और कॉस थीटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखने वाली बात है ये कि डॉट प्रोडक्ट के बाद हमें जो क्वांटिटी मिल रही है मॉड ऑफ q इंटू मॉड ऑफ p इंटू कॉस थीटा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन p एंड q, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट में दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ मॉड ऑफ p भी स्केलर है, मॉड ऑफ q भी स्केलर है और कॉस थीटा भी स्केलर है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए, आपस में डॉट प्रोडक्ट किया जाए दोनों क्वांटिटीज का, तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और जबकि अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। और अगर इनका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया जाए जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, तो प्रोडक्ट के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलेगी, जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा दोनों के प्रोडक्ट का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके बाद देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो
अगर डॉट प्रोडक्ट किया गया है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट एक डायरेक्शनलेस क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो उसका डायरेक्शन भी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या इसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ P इंटू मॉड ऑफ Q इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q, और इस वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा तो इसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं n कैप। डायरेक्शन क्या होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q को लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर P इंटू मॉड ऑफ वेक्टर Q इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q इंटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगा इस मल्टीप्लिकेशन का, तो मान लिया कोई वेक्टर P है, एक और वेक्टर Q है, तो P क्रॉस Q जो होगा वो P और Q के परपेंडिकुलर होगा। तो P और Q के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हो सकते हैं, या तो वो वेक्टर बोर्ड से बाहर की तरफ होगा या P क्रॉस Q बोर्ड से अंदर की तरफ भी हो सकता है। दोनों डायरेक्शन P और Q के परपेंडिकुलर होंगे, P और Q के नॉर्मल होंगे। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए P और Q का, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि P क्रॉस Q बोर्ड से बाहर की तरफ होगा या P क्रॉस Q बोर्ड से अंदर की तरफ होगा। तो एक सिंपल सा रूल है कि हम अगर P क्रॉस Q कर रहे हैं तो P से Q की तरफ हम अपनी फिंगर्स को फोल्ड करेंगे। तो अगर P से Q की तरफ हम अपने फिंगर्स को फोल्ड करेंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो P क्रॉस Q का डायरेक्शन होगा। तो इस केस में अगर हम P क्रॉस Q की डायरेक्शन देखें तो वो बोर्ड से बाहर की तरफ होगा। क्यों? हमें क्या करना है, अपनी अंगुलियों को फोल्ड करना है वेक्टर के P से Q की डायरेक्शन में, और उसके बाद हमारे थंब का जो डायरेक्शन होगा वो P क्रॉस Q का डायरेक्शन होगा, n कैप का डायरेक्शन होगा। तो n कैप किधर होगा इस केस में, बोर्ड से बाहर की तरफ होगा। इस तरीके से P क्रॉस Q को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब मान लिया दो वेक्टर्स हैं P और Q, पहले तो हम देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का, इसे बाद में देख लेंगे। मान लिया दो वेक्टर है P और Q, तो वेक्टर P इज इक्वल टू Px I कैप प्लस Py J कैप प्लस Pz K कैप, और वेक्टर Q इज इक्वल टू Qx I कैप प्लस Qy J कैप प्लस Qy K कैप। ये दो वेक्टर हैं। इन दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट देखें तो क्या होगा, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q को लिखेंगे वेक्टर P x इंटू Qx प्लस Py इंटू Qy प्लस Pz इंटू Qz। और इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखना हो तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखते हैं। P क्रॉस Q को लिखेंगे I कैप J कैप K कैप, और Px Py Pz Qx Qy और Qz। इस डिटर्मिनेंट के हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है, P और Q के क्रॉस प्रोडक्ट को, और उसमें डायरेक्शन भी होगा क्योंकि I J K
इसमें रहेंगे। तो अगर ये तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का दो वेक्टर्स का। अब अगर हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन जो डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है, यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ तो अगर वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मान लिया आई कैप एक्स डायरेक्शन को शो करता है, जे कैप वाई डायरेक्शन को शो करता है, के कैप जेड डायरेक्शन को शो करता है, तो ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर आई डॉट आई देखते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, तो हम इसे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई। दोनों सेम वेक्टर है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1, मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1, तो आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। स्केलर क्वांटिटी होगी, मैंने पहले ही बताया था कि डॉट प्रोडक्ट के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो अगर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा, यूनिट मैग्नीट्यूड 1। अगर दो यूनिट वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो मैग्नीट्यूड हमें 1 मिलेगा, इसलिए आई कैप डॉट आई कैप को 1 लिखा जा सकता है। और अगर आई कैप डॉट जे कैप देखते हैं, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये होगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू 0। तो अगर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, दो ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा और उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। और अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तब भी उनका डॉट पैरेलल मींस उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो अगर वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तब भी उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दो यूनिट वेक्टर्स का 1 आएगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखा जाए आई और आई का, आई क्रॉस आई कैप, तो इसे लिखेंगे आई मॉड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई 0। तो उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस करने पे हमें क्या मिलेगा, 0। अगर आई क्रॉस जे किया जाए, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे 90 डिग्री इंटू डायरेक्शन क्या होगा, आई और जे, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन होगा, मैंने बताया वेक्टर आई है एक्स डायरेक्शन में, वेक्टर जे है वाई डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मींस जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मींस के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये आ गया के कैप। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप और के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप।
ये यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यूनिट वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे वेक्टर्स में जो हमने देखा। वेक्टर का डेफिनेशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस को आगे डिस्कस किया जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू करेंगे जिसमें पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।